एक शाम जब गैबी का खंदन स्कूल स्टेडियम में आया था एक फुटबॉल मैच का मजा लेने के लिए, लेकिन मैच के दरमियान बड़े लोगों ने अचानक देखा कि गैबी उनके साथ नहीं थी। उन्होंने फौरन तलाश शुरू की और जल्दी ये तलाश पुलिस के साथ मिलकर एक मुकम्मल तहकीकात में तब्दील हो गई। ये तहकीकात जल्दी ही कुछ नामुमकिन और हैरनकुन इंकशाफत पर ख़त्म हुई जो पूरी बिरादरी को हैरान कर गई। गैबी डोलिन 26 दिसंबर 2007 को स्कॉट्सविल के छोटे से शहर में पैदा हुई थी, केंटकी में। यह शहर, जिसमें कुछ ज्यादा 4000 लोग रहते थे, अपनी ज़राअत के लिए मशहूर था और ज्यादातर लोग एक दूसरे को कम आज कम पहचानते थे। स्कॉट्सविल में तफरीह के मकादिम मौजूद थे और बहुत से लोग स्कूल की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लुत्फ अंदोज होते थे। स्कूल का मैदान, जहां फुटबॉल, बेसबॉल और टेनिस मैचेस होते थे, अक्सर फैमिलीज का एक मंसूबा था जिसमें गैबी का खंदन भी शामिल था। उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलता था और छोटा भाई दूसरी खेलों में दिलचस्पी रखता था। नवंबर 2015 में शहर का इंतजार था साल के सबसे बड़े फुटबॉल मैच का, जिसमें स्कूल के बेस्ट प्लेयर्स दूसरे इलाके की टीम के साथ मुकाबला करने वाले थे। हालांकि गैबी को खुद मैच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मैच के दौरान दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मजा लेती थी। उस चन्नी रात में 14 नवंबर को जब फैमिली ने फैसला किया स्कूल के इवेंट में शिरकत करने का, पहले यह सोचा गया था कि गैबी को घर पर छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने अपने वालिदैन को मनाया कि यूस भी साथ ले चलें। स्टेडियम में सिर्फ लोकल्स नहीं बल्कि पास के इलाके से भी लोग आए थे। जब वो वहां पहुंचे तो गैबी ने अपने दोस्तों को देखा और अपनी मां से इजाजत मांगी कि वो उनके साथ खेलने चले। मां ने शर्तीन रखी कि गैबी स्कूल ग्राउंड से बाहर ना जाए और हमेशा नजर में रहे। मां चले गई ट्रिब्यून पर और गैबी अपने दोस्तों के पास दौड़ी। शाम के दौरान वो कई दफा अपनी मां के पास वापस आए और फिर से अपने दोस्तों के पास गई। एक दफा उसने अपने वालिद का कमरा दखीला, जहां वो लाउड स्पीकर पर काम कर रहे थे, और स्नैक्स के लिए पैसे मांगे। पैसा मिलने के बाद वो फौरन कियोस्क की तरफ दौड़ी। कुछ देर बाद गैबी के दोस्तों ने उसकी मां के पास ट्रिब्यून पर आई। उनके चिंतित चेहरों ने औरत को मुतमईन किया क्योंकि गैबी उनके साथ नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो छुपन छुपाई खेल रहे थे और गैबी को उन्हें ढूंढना था। उन्होंने चुप गए थे और गैबी गायब हो गई थी। उन्होंने तलाश शुरू की, लेकिन गैबी ना स्टेडियम में मिली ना आसपास। ये सोचते हुए कि शायद वो अपनी मां के पास आ गई हो, लड़कियां ट्रिब्यून पर गई, लेकिन वहां भी नहीं मिली। मां ने फौरन सिचुएशन की संजीदगी को समझा और अपने शोहर को आगाह किया। वलीद ने स्टेडियम की तलाशी शुरू की, जबकि मां कियोस्क की तरफ गई जहां गैबी स्नैक्स लेने गई थी। गैबी के वालिदैन ने पूछना शुरू किया कि क्या किसी ने उस लड़की को देखा था, और जल्दी ही दूसरे बड़े लोग भी तलाश में शामिल हो गए। तलाश चलती रही जब तक यह वाजे ना हो गया कि गैबी को मजीद तहकीकत की जरूरत थी। जब वलीदैन गैबी को स्टेडियम के करीब नहीं ढूंढ सके, उन्होंने फैसला किया कि लाउडस्पीकर सिस्टम का इस्तेमाल करें ताकि वो उनकी आवाज सुन सके और वापस आ सके, लेकिन यह भी काम नहीं आया। मैच के वक्फा के दौरान जब देखने वाले अपनी जगहों पर वापस आए, वालिदैन ने पूछना शुरू किया कि क्या किसी ने उस लड़की को देखा था, और कुछ लोग भी तलाश में शामिल हो गए। उन्होंने दोबारा स्टेडियम के इर्द गिर्द तलाश की और स्टाफ से कहा कि वो रास्ते की रोशनी जला दें जो छोटे जंगल की तरफ जाता था। तमाम कोशिशों के बावजूद गैबी नहीं मिली। तकरीबन 20 मिनट के बाद वालिदैन ने फैसला किया कि पुलिस से मदद लें। पुलिस जल्दी से साइट पर आ गई। वालिदैन और उसके दोस्तों से सुनने के बाद तलाश शुरू कर दी। छोटे से शहर में जहां ऐसे वाकयात कम होते थे, लोकल पुलिस को ऐसे केसेस सॉल्व करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। फिर भी उन्होंने एक नहुसत सिनारियो पर गौर किया
जिसमें किसी ने गलत हरकत की हो सकती थी जो उस लड़की को ढूंढना मुश्किल बना देती थी। ये सोचकर कि मुजरिम शायद तमाशाइयों में शामिल हो और मैच के ख़त्म होने पर निकल जाए, पुलिस ने फैसला किया मैच रोका जाए और किसी को भी स्टेडियम से बाहर जाने ना दिया जाए। उन्होंने हर एग्जिट पर नज़र रखी ताकि कोई भी बगैर देखे नहीं निकाल सके। पुलिस ने फैसला किया कि मैच स्टॉप करने की वजह अंजुमन को नहीं बताए ताकि घबराहट पैदा ना हो और तलाश को मुश्किल ना बना दे। अगर तमाशाई जान लेते कि रुकने की वजह एक मुमकिन शैतान का मौजूद होना था तो इससे अफरा तफरी होती और सिचुएशन मुश्किल होती। स्कूल पहुंचने के बाद स्टेट पुलिस ने पास के इलाके को मुकम्मल तौर पर तालशना शुरू किया। वो बेसबॉल फील्ड तक पहुंचे और अपने रास्ते को करीब जंगल में जारी रखा। दरख्तों के दरमियान से गुजरकर उन्होंने एक छोटी नदी देखी जहां अहम आसार मिले। यह वजह था कि कुछ अहम मिला था और एक एम्बुलेंस बुलाई गई ताकि एक्सपर्ट्स उसको मजीद जांच के लिए उठा सकें। एक आउटर इंस्पेक्शन ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक नाजर में बताया जो हुआ था, खासकर गर्दन पर अजीब निशानत और गुमशुदा कपड़ों के देखते हुए, जो पुलिस को सोच में डल गई। जब गैबी की मां ने एम्बुलेंस को जंगल के कोने पर देखा तो सोचा कि उनकी बेटी मिल गई है और मदद चाहिए। वो वहां दौड़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका ताकि वो मुश्किल सिचुएशन का सामना ना कर सके। सिचुएशन की संजीदगी देखते हुए पुलिस ने फैसला किया कि सबको स्टेडियम से निकालकर स्कूल की जिम में इकट्ठा करें। यह इसलिए किया गया ताकि प्रोसेस तेज हो सके यह मालूम करने का कि कौन वाकया में शामिल हो सकता था, क्योंकि यह माना गया था कि मुजरिम शायद उनमें से कोई था। इन्वेस्टिगेटर्स ने गैबी के वालिदैन से बात की, उन्हें वक़ियत के मुतमादी इल्ज़ामात बताए और पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में कुछ अजीब या शाख्सियत देखी थी। वालिदैन लेकिन मुतमईन थे कि वो मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ शाख्सियत नहीं देखा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसला किया गैबीज दोस्तों से बात करनी चाहिए ताकि पता चल सके क्या उन्होंने उस रात कुछ अजीब देखा था। उन्होंने यह भी पूछा क्या यह मुमकिन है कि किसी ने उन्हें देखते हुए देखा हो, मगर लड़कियों ने कहा कि उन्होंने कुछ शुबा नहीं देखा। एक मुलाकात जिम में मुनज़्ज़म की गई जहां गैबीज की दोस्तों को सब हाजिरीन को चेक करना था और कोशिश करनी थी कि वो किसी अहम तफसील को याद कर सकें, मगर इससे कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी चीफ इन्वेस्टिगेटर को यकीन था कि लड़कियों ने शायद किसी शुबावर शख्स को देखा हो, मगर दर के मरे नहीं बताया हो या अपने कम उम्र के वजह से अपनी मुशाहिदत की अहमियत नहीं पहचानी हो। उसने इस बात पर जोर दिया कि वो उस रात के हर तफसील को याद करें। आखिर में एक दोस्त को याद आया कि जब वो गैबी के सामने दरवाजे के करीब वाक़िया टॉयलेट में छुपी थी तो उसने एक आदमी देखा। उसने सिर्फ एक तफसील याद थी, एक जीन्स जैकेट। बाद में कैशियर से गुफ्तागू के दौरान जो टिकट्स बेच रहा था यह मालूम हुआ कि उसने भी एक जीन्स जैकेट में आदमी को देखा था जो उसे अजीब लग रहा था। अफसूस के उसकी शानख्त अब तक नहीं हो सकी थी। खेल के तमाशायों से तफ्तीशी गुफ्तगू के दौरान पुलिस ने उन्हें उनकी गुफ्तगू के लिए गिरफ्तार होने की वजह समझाई, ये जानकर कि शायद कोई शख्स जो इस नफरत अंगेज वाक़िया से ताल्लुक़ रखता हो कमरे में मौजूद हो। विजिटर्स परेशान हो गए, मगर उन्होंने अपना ताउन जारी रखा और पुलिस के सवालत का जवाब दिया। साथ ही ऑफिसर्स ने मर्दून की लिस्ट जो खेल देख रहे थे उन लोगों के डेटाबेस से मिलाया जो पहले गैर मुनासिब रवैया रखते थे, मगर कोई मुकाबला नहीं मिला। मजीद ऑफिसर्स ने इन शख्सियत के पता चेक्स किए जो कुछ किलोमीटर के दायरा में रहती थी, मगर सबके पास काबिल यकीन आलिबिस थी और वो स्कूल के करीब नहीं थे। इस दौरान पुलिस ने मजीद गुफ्तागू के दौरान स्कूल बिल्डिंग में कुछ गवाहून से मकामी शख्स टिमोथी मैडन के गैर मामूली रवैये के बारे में सुना जो खेल के दौरान औरतों के टॉयलेट के करीब देखा गया था। बहुत से लोग उसे आम तमाशाई के तौर पे जानते थे, मगर उस रात उसका रवैया गैर मामूली था। गवाहून ने दावा किया टिमोथी ने जीन्स जैकेट पहनी थी जो कि गैबी की दोस्त की एक
और दोस्त ने उसी जगह देखी थी। टिमोथी का एक दूर का रिश्तेदार कहने लगा कि उसके छोटे बेटा के खेल में शामिल होने के बावजूद टिमोथी इस मर्तबा मुतासिर और फील्ड पर होने वाले वाकया में दिलचस्पी नहीं रखता था, जो कि उसके लिए गैर मामूली था। दूसरे गवाहों ने भी उसका गैर मामूली रवैया नोटिस किया, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स को उससे राब्ता करने पर मजबूर कर दिया। जब रात हो गई, ऑफिसर्स को स्कूल बिल्डिंग में गिरफ्तार ज्यादा लोगों को रिहा करना पड़ा। तफ्तीशी गुफ्तगू के आगाज में इन्वेस्टिगेटर्स ने मकामी शेरिफ को तलाश किया कि उसका टिमोथी के बारे में क्या ख्याल था, जो दावा करता था कि उसे अपनी जिंदगी भर से जनता है और उसने कोई नफरत अंगेज वाकया में शामिल नहीं किया। टिमोथी के सिर्फ छोटे ट्रैफिक वायलेशंस थे और वो कभी भी गैर मामूली एक्टिविटीज में शामिल नहीं था। वो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ रहता था। पुलिस फौरन उसके घर पहुंच गई कि उससे जाती गुफ्तगू कर सके। जब टिमोथी ने दरवाजा खोला, ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि क्या वो उनके आने का सबब जानता है। मार्ड ने जवाब दिया कि उसने वकिया के बारे में सुना है, मगर यकीन दिलाया कि उसका इससे कोई तल्लुक नहीं। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसला किया कि उसकी रिएक्शन को टेस्ट करें और यह बताया कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें टिमोथी गैबी से वाकया के शब बात कर रहा है। हालांकि ऐसा कोई वीडियो असल में नहीं था। पहले टिमोथी ने कहा कि उसे ऐसे किसी वीडियो का नहीं पता। फिर जल्दी से इजाफा किया कि असल में उस रात उसने गैबी से स्टेडियम के करीब मुलाकात की थी और बात की थी। यह इकरार इन्वेस्टिगेटर्स को मजबूर कर दिया कि उस पर खास तवज्जो दें और उसके बयान को दूसरी इकट्ठा मालूमात के कॉन्टेक्स्ट में देखें। टिमोथी को याद आया कि जब वो स्टेडियम के करीब से गुजरा, उसने गैबी को देखा। लड़की अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, जो एक छुपे छुपन का खेल खेल रहे थे। टिमोथी के मुताबिक उसने उसे वो रास्ता दिखाया जिस तरफ बकी बचाए भाग रहे थे, और वो उनके पीछे दौड़ गई। इन्वेस्टिगेटर्स को यह शक गुजरा कि मार्ड ने कितनी जल्दी अपना बयान बदल दिया। उसकी कहानी यह दावा करती थी कि उसने गैबी को कुछ ही मिनट देखा पहले कि वो गायब हो गई और इस वक्त कोई और गवाह करीब नहीं था। इसने टिमोथी को मौका दिया कि वो गलत रवैया इख्तियार करें। इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे यह भी पूछा कि वो अपनी डीएनए वहां पर कैसे समझाता है जहां वाकया हुआ, जिस पर टिमोथी ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो इसे समझा नहीं सकता। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने मर्ड से गुजारिश की कि वो अपनी डीएनए सैंपल और वो कपड़े जो उसने उस दिन पहने थे फराहम करे। टिमोथी ने कोई एतराज नहीं किया, मगर जब पुलिस ने उसके कपड़े चेक किए, उन्हें उसकी जीन्स और जैकेट पर लाल रंग के अजीब धब्बे मिले। उन्होंने टिमोथी से पूछा कि वो इसे कैसे समझाता है। मार्ड ने यकीन दिलाया कि यह सिर्फ गंध है, मगर इन्वेस्टिगेटर्स कुछ और शाक कर रहे थे। फिर भी वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सके जब तक डीएनए टेस्ट के नताइज नहीं आए। यह तहकीकत एक अवला दर्जा थी, मगर इसमें कुछ दिन लग गए जब तक एक्सपर्ट्स जरूरी तज्जियात नहीं कर सके। जब पैथोलॉजिस्ट ने सबूत का तज्जिया मुकम्मल किया, उसने उस रात के वाकयात की इब्तिदाई शख्सियत को तस्दीक किया और फौरन हासिल शुदा बायोलॉजिकल सैंपल्स को मजीद तज्जिया के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया। जल्द ही पूरी इस राज हादसे के बाद पुलिस को एक गुमनामी खत मिला, एक मशकूक नौजवान के मुतालिक जो कि मैच के दिन से पहले देखा गया था, जो उसकी गरी का नक्शा और नंबर प्लेट बताई गई थी। उसने ये मुमकिन बनाया कि जाल से जाल मालिक का पता लगाया जाए। एक तालिबे इल्म जो कि स्कॉट्सविल से 30 मिनट ड्राइव पर रहता था। पुलिस के उसके पास जाने से उसकी बेगुनाही साबित हुई। उसने दावा किया कि मैच के दिन वो काम कर रहा था, जो कि मजीद सबूतों से तस्दीक हुई। इसके नतीजे में तालिब ए इल्म को मशकूक अफराद की लिस्ट से निकाल दिया गया और गुमनामी खत भेजने वाला शख्स नामालूम रहा। शायद ये एक नकम कोशिश थी किसी को बदनाम करने की। कुछ ही अरसे बाद पुलिस को एक और शहरी के अजीब रवैये के मुतालिक मालूमात मिली। एक नौजवान जो कभी कभी दावा करता था कि वो मैच में था,
और कभी इनकार करता था। उसने लड़कियों के बारे में भी बताया जो छुपन छुपाए खेल रही थी। तहकीक करने वालों ने पता लगाया कि यह नौजवान टिमोथी मेडिसन का बेटा था। मजीद हैरत अंगेज था उसका चंद हफ्ते पहले का रवैया। उसने अपने वलीद से नाराजगी का इजहार किया था और गलत हरकत करने का इशारा दिया था। यह पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो उससे मजीद सवाल करें। जब पुलिस आई कि नौजवान से बात करें तो उसके वालिदैन को भी मौजूद होना पड़ा क्योंकि वो नाबालिग था। उसकी मां ने इनकार कर दिया कि अपने बेटे का डीएनए सैंपल देने से, और इस नतीजे में तहकीक करने वालों के पास कोई सबूत नहीं थे और वो खाली हाथ वापस गए। स्कॉट्सविल के छोटे शहर में, जहां हर शख्स दूसरे को जानता था, खबरें फौरन फैल गई। मदन खंदन गैबी के केस में गुफ्तगू का मरकाज बन गई और मुख्तलिफ थ्योरीज उभार कर सामने आई। कुछ का ख्याल था कि प्रॉब्लमैटिक बड़े बेटे जिम्मेदार हो सकते हैं, दूसरे कि उनका वालिद उनको बचा रहा था। ये अफवाहें गैबी के वालिदैन के लिए एक धक्का था, खासकर उनके वालिद के लिए जो टिमोथी को स्कूल के वक्त से जानता था और दोनों खानदानों के दरमियान दोस्ती को फरोग दिया था। दोनों खानदानों का रिश्ता गर्मजोशी से भरा था और वो मैच के वक्त एक साथ बैठे थे। जाल ही जब गैबी खंदन से मुतालिक एक नापसंदीदा वाकया के मुतालिक अफवाहें फैल गईं तो उनका 20 साल का सबसे बड़ा बेटा मेसन ने सोशल नेटवर्क्स पर लोकल पुलिस से अपील करनी शुरू कर दी कि उसके खंदन को अकेला छोड़ दें। इन हरकतों के नतीजे में उससे धमकी देने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जहां मालूम हुआ कि आयक दूसरी शहर में भी उसके खिलाफ पहले से अरेस्ट वारंट मौजूद था। जब पुलिस ने मेसन से सवाल किया तो उसने इस बात पर जोर दिया कि उसका वाकया से कोई तल्लुक नहीं था और बयान दिया कि वो उस रात अपने कजन के साथ एक दूसरी शहर में था। उसने अपना डीएनए सैंपल दे दिया जो तहकीक के लिए था। वाकया के 4 दिन बाद 20 नवंबर को स्कॉट्सविल में एक ताजियाती परेशानी हुई, जहां सैकड़ों लोग सिर्फ इस शहर से नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी इकट्ठा हुए। लड़की के वालिदैन को कम्युनिटी से खासी माली मदद मिली इस इवेंट के लिए। इस दौरान लब ने डीएनए एनालिसिस मुकम्मल करके वाकया के जगह से मिलने वाले सैंपल्स से मिला दी। नताइज ने दिखाया कि डीएनए टिमोथी मेडिसन से मिलती थी। मजीद उसके कपड़ों पर लगने वाले दाग अब समझ में आए, जबकि पहले उसने दावा किया था कि वो बस गंदगी थी। जब यह मालूम हुआ, तहकीक करने वालों ने सेरेमनी में शिरकत की ताकि लड़की के वालिदैन को तहकीकात के नताइज से आगाह कर सकें। साथ ही पुलिस की एक दूसरी टीम टिमोथी के घर गई उसे गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस स्टेशन से निकालते वक्त टिमोथी ने जर्नलिस्ट्स के सामने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया और कहा कि उसके कपड़ों पर दाग सिर्फ इस वजह से लगे कि उसकी हाथ गलती से उसके अपने बाघ के बात पर लग गया था। डीएनए मैच होने के बाद केस कोर्ट ले जाया गया, जहां प्रोसिक्यूशन ने सबसे सख्त सजा का मुतालबा किया। केस की तैयारी के दौरान टिमोथी का लॉयर उसकी बेगुनाही पर जोर दिया और सबूतों की असल को चैलेंज किया। उसने दावा किया कि वाकया के वक्त टिमोथी स्टेडियम में था और एक स्पोर्ट इवेंट को फिल्म कर रहा था। लॉयर ने यह भी बताया कि सबूत पानी में मिले गए, जबकि टिमोथी के कपड़े ड्राई थे। उसकी वापसी पर उसकी मां ने तस्दीक किया कि उसका बेटा साफ कपड़ों में वापस आया, सुकून था और कोई शक नहीं उठाया। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह दलाइल रद्द किए और जोर दिया कि टिमोथी का डीएनए सबूतों पर मिला, जो कि उनकी नज़र में इसकी इन्वॉल्वमेंट में कोई शक नहीं छोड़ता था। पुलिस का ख्याल था कि टिमोथी इवेंट के दौरान स्टेडियम छोड़ सकता था और अचानक गैबी से मिला, जो अपनी दोस्तों को ढूंढ रही थी। लड़की टिमोथी को जानती थी, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसकी दोस्तन कहाँ गई थी और टिमोथी ने उसके साथ चलने का कहा। तहकीकात करने वालों के मुताबिक अवाम की गैरी हाजिरी में वाकया हुआ और फिर टिमोथी स्टेडियम वापस आ गया। केस की इंतजार का अरसा लंबा था और गैबी के खंदन के लिए शदीद नफरत का सबब बना। लंबी गुफ्तगू के बाद
प्रोसिक्यूशन ने 2019 में सबसे सख्त सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की ऑफर दी। टिमोथी के इकरार जुर्म के बदले में गैबी का खानदान, जो कि केस की लंबी इंतजार से थक चुका था, इस कॉम्प्रोमाइज पर राजी हुआ ताकि कांस्टेंट कोर्ट हियरिंग्स और गुज़ाश्ता खानदानी लम्हों की याद दिला कर मुश्किल वक्त को कम कर सकें। टिमोथी, जो कि अब भी अपनी बेगुनाही पर यकीन रखता था, ने आखिरकार शर्तैन मान ली, बिना वक़िया की तफसीलत बताए। ये नतीजा गबी के क़रीबी लोगों को मुतमैन नहीं कर सकती थी, जो कि मुक़द्दर से पूरा इकरार जुर्म चाहते थे। एक कोर्ट हियरिंग के दौरान लड़की के वालिद ने अपना होश खो दिया और जोर जोर से टिमोथी को तंकीद करना शुरू किया, जिस पर एक्यूज्ड के करीबी लोग गैबी के खानदान के सख्त लफ्जों की जुंग में घुस गए। जज को हियरिंग टेम्पोरेरीली रोकनी पड़ी और लड़ने वालों को अलग करना पड़ा। आखिरकार टिमोथी को उम्र कैद बिना परोल के सजा सुनाई गई और उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। यह भी कहा गया कि वक़िया के 1 साल बाद 2016 में टिमोथी मैडन से मुतालिक एक और वक़िया हुआ। एक लड़का एक दूसरी रियासत से टिमोथी को एक टीवी रिपोर्ट में पहचाना। कुछ साल पहले वो और उसका दोस्त एक शॉपिंग सेंटर के करीब पार्किंग लॉट में थे जब एक अजनबी उनके करीब आया। उस शख्स ने कोशिश की कि लड़कों को अपने साथ ले जाए, लेकिन उन्होंने इसको अजीब समझा और जल्दी से वहां से चले गए। उसके बाद एक रिश्तेदार ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। दूसरा लड़का, जो कि रिपोर्ट देखा था, ने दावा किया कि वो शख्स टिमोथी मडलिन था। हालांकि इस केस में सबूत काफी नहीं थे और केस को अंजाम तक नहीं ले जाया गया। फिर भी अगर टिमोथी ने असल में कोशिश की एक इनअप्रोप्रिएट एक्ट करने की दूसरी रियासत में, तो यह उसकी रवाया का इजहार कर सकता है। शायद गैबी के वाक़िया से पहले वो दूसरी ऑप्शंस ढूंढ रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उस रात जब लड़की ने उसे स्टेडियम पर बात की, उसने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। 1 जनवरी 2003 को नए साल की दहलीज पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपराध के सबूत एक कंक्रीट के जल निकासी नाले में पाए गए। लड़की लगभग 19 साल की थी और जल्द ही पता चला कि वह कैलिफोर्निया के फिल्मोर की वैलेरी जवाला विल्सन थी। इस खोज ने स्थानीय समुदाय को चौंका दिया। वैलेरी जवाला विल्सन का जन्म 20 अगस्त 1983 को सांता पाउला, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह केविन और मिशेल जवाला की सबसे बड़ी संतान थी। समय के साथ उसे छोटी बहनें जेसिका और क्रिस्टीन और एक भाई केविन मिला। छोटे केविन के जन्म के कुछ साल बाद जवाला परिवार फिल्मोर में स्थानांतरित हो गया। वैलेरी ने स्कूल में उत्कृष्टता के साथ स्नातक किया और सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में मानविकी का अध्ययन किया, जिसका सपना प्राथमिक स्कूल शिक्षक बनने का था। शीतकालीन अवकाश के दौरान 2002 में वैलेरी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए घर लौट आई। शाम में उसने अपनी बहन जेसिका और मां मिशेल के साथ बातचीत करते हुए और घर को त्योहारों के लिए सजाते हुए बिताई। नए साल की पूर्व संध्या पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मिलने की योजना बनाई, जिसका आयोजन उसकी दोस्त डेनिस रेटाडू ने किया था। दुर्भाग्यवश फिल्मोर में आमतौर पर कम अपराध दर के बावजूद इस घटना ने स्थानीय अधिकारियों और समुदाय को उत्तर खोजने पर मजबूर कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2002 को वैलेरी ने नियत समय पर एक पार्टी में भाग लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उस रात वैलेरी को आखिरी बार देखा गया था। 1 जनवरी 2003 की सुबह उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी थी। सभी परिचितों से संपर्क करने के असफल प्रयासों के बाद परिवार ने वेंटुरा काउंटी पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यद्यपि उसके अंतिम मिलन से कम 24 घंटे बीत चुके थे, मिशेल को यकीन था कि कुछ असामान्य हुआ है। उसी दिन लगभग 10 बजे सुबह एक और घटना घटी। एक युवा व्यक्ति जो अपने घर का रास्ता छोटा करना चाहता था, एक संकरी पगडंडी चुनी। जब एक कार गुजरी तो उसे किनारे जाना पड़ा और उसने एक कंक्रीट के जल निकासी नाले में अपराध के सबूत पाए, जो स्पष्ट रूप से पुलिस के लिए रुचिकर थे।
उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। जब जांचकर्ता पहुंचे तो उनकी आशंकाएं सच साबित हुईं। पता चला कि वह वैलेरी जवाला थी। वैलेरी के मिलने की परिस्थितियां परेशान करने वाली थीं और जो उसने अनुभव किया था उसका अंदाजा लगाती थीं। यह मामला वेंटूरा काउंटी पुलिस के जांचकर्ता मेलिसा स्मिथ और बिल आयूब और पुलिस प्रमुख जोस रिवेरा के नेतृत्व में रखा गया था। दुर्घटना स्थल पर ताजा और साफ सुथरे निशान मिले जो जांचकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर गए कि यह घटना नए साल की रात को हुई थी। इसे लड़की के साफ सुथरे नाखून और बालों की स्थिति से भी पुष्टि मिली। पूरा क्षेत्र घटना के निशानों से भरा हुआ था। ऊपरी वस्त्र अपनी जगह पर थे, लेकिन अंतः वस्त्र गायब थे। इसके अलावा वहां सरू की शाखाएं पाई गईं, जो छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, जो अजीब था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई सरू नहीं उगते। इन प्रयासों के बावजूद जांचकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले। दुखद समाचार के साथ जांचकर्ता वैलेरी के परिवार के पास पहुंचे, जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन समाचारों को बड़ी उदासी के साथ प्राप्त किया गया। विशेष रूप से मिशेल ने इसे महसूस किया। सबूत मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई और समय बर्बाद नहीं किया गया। जब ज्वाला परिवार की भावनात्मक स्थिति स्थिर हुई तो सूचना एकत्र करना शुरू हुआ। परिवार ने बताया कि वैलेरी 8 बजे के आसपास अपनी दोस्त अन्ना और अपने चचेरे भाई रॉबर्ट के साथ एक नए साल की पार्टी में गई थी। यह आखिरी बार था जब उसे उसके परिवार ने देखा था। हालांकि 1 जनवरी 2003 की सुबह 1 बजे के आसपास उसने घर पर फोन किया और अपनी मां को बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों को, जो शराब पीने में अति कर गए थे, घर छोड़ दिया था और जल्द ही लौट आएगी। कुछ चिंता के बावजूद वैलेरी के माता पिता सोने का फैसला किया, यह मानते हुए कि उनकी बेटी दोस्तों की संगति में बस समय भूल गई थी और जल्द ही लौट आएगी। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने वैलेरी के पिता केविन से पूछताछ के बाद पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी ने लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने की इच्छा जताई हो सकती है। केविन ने जोर देकर कहा कि उसकी बेटी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वह अत्यंत दयालु आत्मा थी। शुरुआती जानकारी एकत्र करने के बाद जांचकर्ताओं ने अपनी कोशिशों को नए साल की पार्टी की परिस्थितियों को स्पष्ट करने पर केंद्रित किया, जिसमें वैलेरी ने भाग लिया था। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछताछ करके उस रात उसकी गतिविधियों की समय रेखा बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने डेनिस से संपर्क किया, फिर अन्ना से, जिसने बताया कि वे वैलेरी और रॉबर्ट के साथ 31 दिसंबर 2002 की रात को 10:30 बजे पार्टी में पहुंचे थे। पार्टी सामान्य रूप से चली। पेय, भोजन, नृत्य, संगीत। अन्ना ने अधिक पीने के बाद वैलेरी से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। सैमुअल पुएब्लो, जो दोस्तों में सैमी के नाम से जाना जाता है, फिल्मोर स्कूल का एक छात्र और वैलेरी की बहन जेसिका का सहपाठी, ने भी घर छोड़ने के लिए कहा। लड़की ने सहमति जताई और तीनों पार्टी से रात 2 बजे के आसपास चले गए। इसलिए ठीक उसी समय जब वैलेरी ने अपनी मां को फोन करके अपनी योजनाओं के बारे में बताया था। हालांकि अन्ना बहुत नशे में थी। वह याद कर सकती थी कि वैलेरी ने उसे घर छोड़ दिया था और सैमी के साथ चली गई थी। उसने कहा कि लड़की का इरादा था कि वह अपने पूर्व प्रेमी इसाक फ्लोरेस से मिलेगी, सैमी को छोड़ने के बाद, और सुबह अपनी कार वापस लाएगी। सुबह के 1 जनवरी को अन्ना ने देखा कि उसकी कार उसके घर वापस नहीं लाई गई थी। तो आज तुरंत उसके काले 4 द्वार टोयोटा कोरोला को खोजने का लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते थे। सभी स्थानीय पुलिस स्टेशन खोज के बारे में सूचित किए गए थे। जब पुलिस कार की तलाश कर रही थी, जांचकर्ता सैमी से मिलने गए ताकि उस रात के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सके। सैमी ने पुष्टि की कि वैलेरी ने उसे घर पहुंचाया था और बताया कि उसने वैलेरी को अपने घर के सामने विदाई देने के बाद नहीं देखा था। उसने यह भी जोड़ा कि वैलेरी ने अपने पूर्व प्रेमी आइजैक से मिलने का योजना बनाया था। जांच के हिस्से के रूप में जांचकर्ताओं ने उस पार्टी के प्रतिभागियों से पूछताछ की जहां वैलेरी थी और आयोजन के वीडियो फुटेज देखे। एक वीडियो में
वैलेरी को खुशी खुशी रसोई में अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। उसके दोस्तों से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि आइजैक वैलेरी से थोड़ा बड़ा था और उनके बीच कुछ असहमति रही थी, क्योंकि वैलेरी ने उस रात आइजैक से मिलने का वादा किया था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। जांचकर्ताओं ने आइजैक को संभावित संदिग्धों की सूची में डालने का निर्णय लिया। जांच जारी रही, अन्ना की कार खोजने और वैलेरी के लापता होने के कारणों का पता लगाने के लिए। जांच के दौरान जांचकर्ता धीरे धीरे आइजैक फ्लोरेस के ठिकाने का निर्धारण करने पर केंद्रित हो गए, लेकिन उनकी सटीक पता लगाने से पहले एक फोन कॉल ने उनका ध्यान बदल दिया, जिसने उनके काम की दिशा बदल दी। 2 जनवरी 2003 को फिलमोर शहर के एक स्थानीय बाजार की पार्किंग में अन्ना की कार पाई गई। अंदर तनावपूर्ण स्थिति के संकेत दिखाई दिए, जिसने जांचकर्ताओं को उस रात की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने की अनुमति दी। कार में उन्हें युवा महिला के व्यक्तिगत सामान मिले, जिन्हें महत्वपूर्ण सबूत के रूप में सुरक्षित कर लिया गया। जब जांचकर्ताओं ने आइजैक का पता लगाया तो वे हैरान थे कि वह कार मिलने के स्थान से कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था। यह भी पता चला कि सैमी का घर भी इस पार्किंग के पास था। पूरी जांच की कोशिशें अब आइजैक पर केंद्रित हो गईं, उम्मीद करते हुए कि वे कई सवालों का जवाब पा सकें। पूछताछ के दौरान आइजैक ने बताया कि वैलेरी ने उसे अपने गायब होने की रात उसे कई बार फोन किया था, नया साल की शुभकामनाएं देने और उससे मिलने का इरादा बताने के लिए। आइजैक के अनुसार वह उस रात उसके घर नहीं आई थी। हालांकि जांच ने पुष्टि की कि वैलेरी ने पार्टी छोड़ने से पहले वास्तव में आइजैक को फोन किया था। वे अभी भी संदेह में थे कि वह उसके घर पहुंची थी या नहीं। यदि आइजैक वास्तव में इस अप्रिय घटना में शामिल होता तो जांचकर्ताओं को अपने संदेह की पुष्टि के लिए और सबूतों की आवश्यकता होती। परिणाम स्वरूप आइजैक को मुक्त रखा गया, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में निगरानी में रहा। नए साल की शुरुआत में 4 जनवरी 2003 को विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किए गए सबूतों के विश्लेषण को पूरा किया और उनके परिणाम जांचकर्ताओं को भेजे। रिपोर्ट ने उस घटना के स्थान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया जो दूसरे स्थान पर हुआ था, और सबूतों को बिना निशान के एक कंक्रीट निकासी प्रणाली में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा लार पाई गई, जिसे डीएनए विश्लेषण के लिए एक फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन इसे ज्ञात डीएनए नमूने से मिलाना मुश्किल साबित हुआ। जांच ने अनुमान लगाया कि सबूतों पर आइजैक नामक व्यक्ति का डीएनए हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए उसकी डीएनए का नमूना आवश्यक था, जिसे बिना महत्वपूर्ण सबूत के प्राप्त करना कठिन था। जांच के दौरान पुलिस को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता थी और उसने वैलेरी के मामले की जानकारी देने के लिए $1000 का इनाम रखा। थोड़े ही समय बाद जांचकर्ताओं को एक गवाह का फोन आया, जिसने जांच को काफी आगे बढ़ाया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उसने वैलेरी के मिलने के दिन अपनी पत्नी के साथ गुजरते हुए एक युवक को एक पुराने वैन के पास खड़ा देखा। वह व्यक्ति, जो औसत से थोड़ा मोटा था, सड़क किनारे खुले वाहन के दरवाजे के पास खड़ा हुआ उन्हें संदिग्ध लगा। जांचकर्ताओं ने जल्द ही गवाह के साथ एक पुलिस चित्रकार का मिलन आयोजित किया, ताकि देखे गए व्यक्ति का चित्र तैयार किया जा सके। जैसे ही पोर्ट्रेट तैयार हुआ, इसे फिल्मोर और आसपास के क्षेत्रों में सभी पुलिस स्टेशनों में वितरित किया गया। जनता की चिंता हर दिन बढ़ रही थी, क्योंकि यह विचार कि अपराधी अभी भी मुक्त था, नागरिकों को परेशान कर रहा था। एक और दिन बीत गया और जांचकर्ताओं को एक और सुराग मिला। यह एक जोड़े से आया, जिसने एक नववर्ष की पार्टी के बाद सुबह सुबह एक बार छोड़ी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बार छोड़ते समय अन्ना की काली सेडान के पास एक असामान्य दृश्य देखा, जो बाजार के पास खड़ी थी। सुबह के समय और अंधेरे के बावजूद वे लगभग 20 साल के एक युवा व्यक्ति को कार के पास खड़े देखा, जिसकी कद काठी मजबूत थी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात थी उस व्यक्ति की जैकेट, बीच में काले रंग की और बाहें हल्की, संभवतः ग्रे रंग की थीं। यह विवरण जांचकर्ताओं के अनुमानों की पुष्टि करता था, गवाह के बयान के आधार पर कि उन्होंने संभवतः उसी व्यक्ति को देखा था। जैकेट ने संदिग्धों की संख्या को सीमित करने में मदद की,
लेकिन इस युवा व्यक्ति का नाम एक रहस्य बना रहा। घंटों की कोशिशों के बावजूद जांचकर्ता उसकी पहचान निर्धारित नहीं कर सके और वैलेरी के साथ की घटना एक ठहराव पर पहुंच गई। जब जांचकर्ताओं को लगा कि मामला अटक गया है, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने अंधेरे में रोशनी डाली। 6 जनवरी 2003 को एक जांचकर्ता छुट्टी से लौटा जो प्रारंभिक जांच के दौरान अनुपस्थित था। उसे मामले की नवीनतम जानकारी दी गई और सैमी का उल्लेख उसे एक पूर्व घटना की याद दिलाया जब उसने सैमी के एक मामूली अपराध की जांच की थी। जांचकर्ता के अनुसार सैमी रात में किसी और के घर गया और कुछ चीजें ले गया। उसने उनमें से कुछ चीजें रख लीं और बाकी को सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पिछले पार्किंग में एक कूड़ेदान में फेंक दिया। इस ज्ञान के साथ कि अपराधी अक्सर अपनी हरकतें दोहराते हैं, जांचकर्ताओं ने उसी स्थान की जांच करने का निर्णय लिया। 8 जनवरी 2003 को टीम चर्च पहुंची और वैलेरी के मामले से जुड़े संभावित सबूतों की तलाश शुरू की जो अपराधी द्वारा छोड़े गए हो सकते थे। कूड़ेदान और पार्किंग में महिला के कपड़े और सहायक उपकरण मिले, जिनमें एक जोड़ी काले सुरुचिपूर्ण महिला पतलून और एक झुमका शामिल था जो वैलेरी का था। इसके अलावा वहां 2 अलग अलग आकार के जूते के निशान और सरू की टहनियां मिलीं जो पहले अन्य सबूतों में पाई गई थीं। सभी मिले सामग्रियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा गया। हालांकि प्रारंभ में संदेह इसाक पर था, अधिकतर सबूतों ने सैमी की संभावित भागीदारी की ओर इशारा किया। अगली सुबह जांचकर्ता सैमी के घर पहुंचे, उससे फिर से पूछताछ के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें नई जानकारी मिलेगी, लेकिन युवक ने केवल वही पुष्टि की जो पहले से ज्ञात था। इससे जांचकर्ताओं को कठिनाई हुई क्योंकि सैमी ने आगे की जानकारी देने में संकोच किया। 3 हफ्ते बाद डीएनए विश्लेषण के परिणाम आए, जिसमें दिखाया गया कि चर्च में मिले झुमके और कपड़े वैलेरी के थे। इससे पुलिस को सैमी के खिलाफ गंभीर कदम उठाने का आधार मिला, जिसमें डीएनए नमूना लेना भी शामिल था। जब पुलिस के पास तलाशी वारंट के लिए पर्याप्त सबूत थे, तो उन्होंने आसानी से सैमी के घर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं ने फिंगरप्रिंट और डीएनए नमूने लिए और सैमी से नए साल की पार्टी में पहने गए जूते मांगे। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने जूते बिना किसी आपत्ति के दे दिए। घर की तलाशी में जांचकर्ताओं को कई गुप्त स्थान मिले, जिनमें व्यक्तिगत वस्तुएं थीं जो मालिक के अप्रत्याशित पहलुओं को उजागर करती थीं। बेडरूम में उन्होंने महिलाओं के कपड़े और कई मोबाइल फोन के साथ छिपे हुए स्थान पाए जो समुदाय की महिलाओं के थे। उन्होंने बताया कि ये फोन उनके बैग और बेडरूम से सोते समय गायब हो गए थे। एक समय में जांचकर्ताओं ने सैमी को एक खुले बातचीत के लिए बाहर ले जाया। उन्होंने उससे वैलेरी के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा। क्या वे करीबी थे या सिर्फ दोस्त? सैमी ने किसी भी रोमांटिक संबंध को सख्ती से नकार दिया। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उससे पूछा कि क्या उसकी डीएनए वैलेरी पर पाई जा सकती है, जब उसने एक और दोस्त को घर छोड़ा था, तो उसने अचानक अपना बयान बदल दिया। उसने कबूल किया कि उन्होंने दूसरे दोस्त को छोड़ने के बाद सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पार्किंग में रुककर एक मधुर क्षण साझा किया था। जांचकर्ताओं के संदेह उभरे जब सैमी ने घटना का अपना संस्करण दिया, जिसमें उसने दावा किया कि वैलेरी ने बच्चों को छोड़ने के बाद अपने पूर्व से मिलने की योजना बनाई थी। उसकी कहानी उन्हें अविश्वसनीय लगी और उन्होंने उसकी सच्चाई की जांच के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया। बातचीत के दौरान सैमी स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखा, जिस पर जांचकर्ताओं ने उसके हालचाल के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि उसे ठंड लग रही है। एक जांचकर्ता घर के अंदर गया और कोट रैक से एक जैकेट लेकर आया, जिस पर छाती पर एक गहरा दाग और हल्के भूरे रंग की आस्तीनें थीं जो संदिग्ध की थी। जैकेट के ऊपरी हिस्से पर लाल धब्बे ने अतिरिक्त संदेह पैदा किया, लेकिन तथ्यों की पुष्टि के लिए डीएनए विश्लेषण के परिणामों की आवश्यकता थी जो अभी भी प्रतीक्षित थे। इस बीच लैब से पुष्टि आई कि सैमी के जूते के निशान महत्वपूर्ण सबूतों पर पाए गए निशानों से मेल खाते थे। इससे उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति का संकेत मिला, लेकिन आरोप लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।
कई महीनों के इंतजार के बाद डीएनए विश्लेषण के परिणामों ने आखिरकार पुष्टि की कि सबूतों पर मिले थूक के निशान सैमी के थे। निर्णायक सबूत थे उसकी जैकेट पर लाल धब्बे, जो वेलेरी के थे। 3 जून 2003 को सैमी को गिरफ्तार किया गया। अदालत की सुनवाई 9 जुलाई 2004 को हुई। जांचकर्ताओं ने अपने आरोपों में दावा किया कि सैमी ने चर्च के पार्किंग में अनुचित हरकत की, जिसके बाद उसने भौतिक सबूतों को एक कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम में छिपा दिया। उनकी कहानी के अनुसार सैमी ने उसे अधिक ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसकी अस्वीकृति के बाद उसका व्यवहार चिंताजनक हो गया। वेलेरी ने इस स्थिति से बचने की कोशिश की, कार से बाहर निकली और चर्च की ओर जाने लगी, लेकिन सैमी ने उसका पीछा किया और जमीन पर निशान छोड़ दिए। अंततः एक अप्रिय घटना हुई। इसके बाद उसने कपड़े और अन्य वस्त्र इकट्ठा किए और उन्हें चर्च के पीछे एक कंटेनर में छोड़ दिया। उसका निवास स्थान दूर नहीं था। वह घर गया, एक वाहन लाया और सबूतों को कंक्रीट की खाई में फेंक दिया। ठीक उसी समय उसे एक जोड़े ने देखा जो बार में एक पार्टी से लौट रहे थे। बाद में सैमी चर्च के पार्किंग में लौटा, अन्ना की कार ली और उसे बाजार की पार्किंग में छोड़ दिया, जहां उसे अन्य गवाहों ने देखा। सैमी के खिलाफ मुकदमा लगभग 1 महीने तक चला और आखिरकार उसे 2 अगस्त 2004 को प्रथम श्रेणी के गंभीर अपराध का दोषी पाया गया और बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले से वेलेरी के परिवार और दोस्तों को कुछ राहत मिली, हालांकि इससे स्वाभाविक रूप से घटी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लड़की ने स्कूल बस से अपने घर तक के कुछ ही मीटर का सफर तय किया था और फिर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई। उसके गायब होने ने पूरे शहर का ध्यान जल्दी ही आकर्षित किया, क्योंकि जांच के दौरान बार बार नई और आश्चर्यजनक जानकारियां सामने आ रही थीं। कई वर्षों तक जांचकर्ताओं ने बड़ी मेहनत और बिना रुके काम करते हुए घटनाओं की रहस्यमयी श्रृंखला को समझा और आखिरकार चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की। एंजी गुज़मान का जन्म 18 फरवरी 1984 को सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। उसके पिता ने उसके जन्म से पहले ही परिवार को छोड़ दिया था और उसने उन्हें कभी नहीं देखा। जब वह 1 साल की थी, उसकी मां ने रोनाल्ड से शादी की, जो एंजी के लिए एक सच्चे पिता जैसे थे, और जल्द ही एक बेटा भी हुआ। एंजी हमेशा अपने सौतेले पिता और छोटे भाई के साथ अच्छी तरह रहती थी। वह एक शांतिप्रिय बच्ची थी और अपनी आसपास की सभी लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करती थी। परिवार सेंट लुइस के एक शांत आवासीय इलाके में रहता था, जहां सभी पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान रखते थे। 9 वर्षीय एंजी 1993 में अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूल की 4th कक्षा में थी, जो उसके घर से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। वह स्कूल बस से स्कूल जाती थी, जिसकी बस स्टॉप उसके घर के पास थी, और पड़ोसी हमेशा बच्चों का ध्यान रखते थे जब वे घर लौटते थे। यह एक स्थानीय परंपरा थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों का ख्याल रखा गया। 18 नवंबर को एंजी हमेशा की तरह स्कूल गई और उसे दोपहर 3 बजे घर लौटना था। वह स्कूल बस में चढ़ी और अपने पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ बस स्टॉप पर उतरी। फिर वे सब साथ में घर गए। जब बाकी बच्चे अपने अपने घर चले गए तो एंजी अकेली रह गई। उसे बस कुछ ही मिनटों का रास्ता तय करना था, लेकिन समय बीतता गया और एंजी घर नहीं पहुंची। जब बस ने बच्चों को उतार दिया और लगभग 30 मिनट बीत गए तो माता पिता ने चिंता करना शुरू कर दिया। आमतौर पर एंजी थोड़ी देर दोस्तों से बात करती, लेकिन इस बार उसकी देरी असामान्य रूप से लंबी थी। एंजी की मां और सौतेले पिता ने बस स्टॉप से घर तक का रास्ता देखने का फैसला किया। उन्होंने अन्य छात्रों से बात की, जिन्होंने पुष्टि की कि लड़की उनके साथ आई थी और घर की ओर जा रही थी। माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने पड़ोसियों से संपर्क किया जो आमतौर पर बच्चों का ध्यान रखते थे, लेकिन इस बार महिलाएं व्यस्त थीं और उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। अन्य माता पिता भी, जिनके घर सड़क के किनारे थे, उन्होंने देखा था कि एंजी घर जा रही थी। परिवार और दोस्तों ने उस मार्ग के क्षेत्र को अच्छी तरह से खोजना शुरू कर दिया। जब अंधेरा हो गया तो माता पिता ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया।
जांचकर्ता तुरंत खोज में शामिल हो गए। ठंडे मौसम को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि एंजी अकेले कहीं गई थी। पुलिस ने विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया, क्योंकि 10 दिन पहले ही पड़ोसी जिले में एक और लड़की के साथ एक समान घटना हुई थी, जो सौभाग्य से अच्छी तरह से समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने गंभीर चिंता उत्पन्न की थी। देर मार्च 2022 में जब एक युवा महिला ने स्कूल बस से उतरने के बाद एक अनजान आदमी ने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, खतरे के बावजूद उसने कैद से बचने में सफलता पाई। इस घटना ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस घटना के एंजी के गायब होने से संभावित संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसकी खोज में सेवा कुत्तों का उपयोग किया गया, जिन्होंने बस स्टॉप पर एक निशान पाया और उसका पीछा किया, जहां अचानक निशान समाप्त हो गया, जिससे यह संकेत मिल सकता था कि एंजी को किसी कार में ले जाया गया था। खोज के पहले दिन में इलाके की जांच के लिए थर्मल कैमरों के साथ हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने के बावजूद लड़की के ठिकाने का कोई संकेत नहीं मिला। अगले दिन सुबह पुलिस ने स्थानीय मीडिया से संपर्क किया और गायब होने की खबर तेजी से फैली। अकेले उस दिन 300 से अधिक फोन आए, जिससे अधिक 20 अतिरिक्त अधिकारियों की जरूरत पड़ी जो आने वाली जानकारी को संभाल सकें। जांच का विस्तार एंजी के सौतेले पिता तक हुआ, जिसने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी जांच से गुजरने की पेशकश की। लड़की के जैविक पिता के व्यवहार ने, जिसने उससे कोई संपर्क नहीं रखा था और दूर से देखा गया था, ने भी पुलिस का ध्यान खींचा और जांच में एक नया मोड़ लाया, जिसने चल रही जांच के संदर्भ में उसकी रुचि को बढ़ा दिया। पुलिस ने मार्च में एंजी के गायब होने की जांच के प्रयासों को तेज कर दिया, जब एक निवासी को धीरे धीरे एक नीले सिडान में घूमते हुए देखा गया। इस व्यक्ति को गायब होने से 10 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया था। उसके दावे के बावजूद कि घटना के दिन से पहले का एक अलिबी है, एफबीआई और स्थानीय अधिकारियों ने उसका एक स्केच बनाया और इसे निवासियों के बीच वितरित किया। हजारों फ्लायरों के वितरण और राष्ट्रीय कवरेज के बावजूद इस आदमी की पहचान नहीं हो पाई। इससे जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और कई सुझाव मिले, लेकिन पुलिस को समाधान के करीब नहीं ले गए। एंजी की शिक्षिका ने बताया कि उसने अपने गायब होने से ठीक पहले अपने चाचा के साथ एक आगामी प्रकृति यात्रा के बारे में बात की थी। इस बीच बढ़ती सार्वजनिक रुचि ने मनोविज्ञानियों को आकर्षित किया, जिन्होंने फोन पर अपनी दृष्टियों को एंजी के घर में साझा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने दावा किया कि वह जीवित है और अपने घर से 40 किलोमीटर दूर एक राष्ट्रीय उद्यान में छिपी है। हालांकि जांचकर्ताओं ने अधिक ठोस सुरागों पर ध्यान केंद्रित किया और इन बयानों को नजरअंदाज कर दिया। प्रक्रिया को तेज करने की उम्मीद में एंजी के ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया गया, जिससे और भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए। यह अजीब था कि उसके माता पिता को उस यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था जिसका उसने जिक्र किया था। माना जा रहा था कि एंजी किसी को जानती थी जिसने उसे अपने साथ ले लिया था। उसके गायब होने के 9 दिन बाद एक शिकारी ने राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में एक चिंताजनक खोज की और तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर अस्थायी आश्रय के संकेत मिले और पास में व्यक्तिगत सामान पड़ा था, जिसमें एक नोटबुक भी शामिल थी, जिस पर उस युवा महिला का नाम लिखा हुआ था। इस घटना ने सार्वजनिक और मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया। एंजी को ऐसी हालत में पाया गया जिसने उसकी भलाई के बारे में गंभीर चिंता पैदा कर दी और उसकी स्थिति की गंभीरता की पुष्टि की। पुलिस को यह भी सबूत मिले कि वह युवती हाल ही में उस आश्रय में थी। आश्रय के सामान पर पाए गए उंगलियों के निशान से मामले को जल्द सुलझाने की उम्मीद बढ़ी। मिले सामानों की हालत ने विशेषज्ञों को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि एंजी खोजे जाने के कुछ समय पहले तक उसी आश्रय में थी। मार्च के अंत में 2022 में जब डेटा में अन्य समान मामलों से इस गायब होने को जोड़ने के असफल प्रयास हुए, पुलिस ने एक घर में मिले सुराग के बाद जांच के प्रयासों को दोगुना कर दिया। शहर के निवासियों ने अधिक सावधानी बरतनी शुरू कर दी और अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देने लगे।
जांच शुरू होने के कुछ दिन बाद ही सार्वजनिक चिंता बढ़ गई। दिसंबर की शुरुआत में केसी नाम की एक लड़की एक शहर से गायब हो गई जो पहले लापता होने की रिपोर्ट वाले स्थान से 16 किलोमीटर दूर थी। केसी अपने दोस्तों के पास जा रही थी जो उसके घर से कुछ 100 मीटर दूर रहते थे, लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंची। 10 दिन बाद केसी को सेंट लुइस में पाया गया। वह एक गुलाबी पर्दे में लिपटी हुई थी, लेकिन जो हुआ उसके बारे में विवरण अस्पष्ट था। गहन सुराग खोज के बावजूद पुलिस इस मामले को शहर में अन्य घटनाओं से जोड़ने में स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। उसी महीने पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने केसी के गायब होने से कुछ दिन पहले एक अन्य युवती को परेशान करने की कोशिश की थी। पहले यह माना गया कि यह वही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों में अंतर ने संकेत दिया कि अपराध अलग अलग लोगों द्वारा किए गए हो सकते हैं। मार्च के अंत में 2022 में गैरी नाम का एक 37 वर्षीय व्यक्ति अक्सर व्यावसायिक रूप से सेंट लुइस आता था। 2 गायब होने की घटनाओं की जांच के हिस्से के रूप में जांचकर्ताओं ने उसे एक संभावित संदिग्ध के रूप में देखा, लेकिन उसके पास एक ठोस अलिबी था क्योंकि घटनाओं के समय वह शहर में नहीं था। जांच के दौरान हालांकि पता चला कि गैरी ने 4 अन्य लोगों के प्रति अनुचित व्यवहार किया था, जिससे अंततः उसे 5 साल की सजा मिली। अगले वर्ष फरवरी में पुलिस ने एक नई खोज की। उन्होंने केसी के अवशेष पाए। पास में वाहन के निशान पाए गए, जिन्हें विशेषज्ञों ने बाद में एक पिकअप ट्रक से जोड़ा, जो अक्सर एक किराए की कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता था। जांचकर्ताओं ने उस क्षेत्र के निवासियों से पूछताछ शुरू की जहां पिकअप ट्रक मिला था। एक महिला ने बताया कि उसने अपने पड़ोसियों के घर के पास ऐसा वाहन देखा था। गायब होने के लगभग 1 सप्ताह बाद पुलिस ने उस घर का दौरा किया। वहां रहने वाली महिला, जो अपने जीवन साथी और भाई के साथ रहती थी, ने दावा किया कि उनमें से किसी ने भी ऐसा पिकअप ट्रक किराए पर नहीं लिया था और न ही वे इस मामले में शामिल थे। हालांकि पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक तलाशी वारंट प्राप्त किया और तलाशी के दौरान तहखाने में केसी से जुड़े निशान और मामले से संबंधित वस्तुएं खोज निकाली। आगे की जांच में यह सामने आया कि भाई ने पिकअप ट्रक किराए पर लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन ठोस सबूत पेश किए जाने के बाद उसने अपने कृत्यों को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि केसी खुद ही उसके पास आई थी, उसके भतीजे को सैर के लिए बुलाने। घर में उसने तहखाने में चलने का प्रस्ताव रखा, जहां उसने कुछ करने की कोशिश की जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, लेकिन वह चिल्लाने लगी। घबराहट में उसने उसे गलती से धक्का दिया और वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिर गई, जिसके बाद उसने उसे चादरों से ढक दिया। थॉमस काम पर गया और जब वह वापस आया तो उसकी बहन ने उसे बताया कि उसने तहखाने में कुछ चिंताजनक देखा है। उसने उसे जल्दी से सब कुछ साफ करने के लिए कहा, बिना विस्तार जानने की इच्छा के। वह 1 सप्ताह तक तहखाने में रही क्योंकि शहर में लापता लड़की की जोरदार खोज चल रही थी और थॉमस को उसे ले जाने से डर लग रहा था। जैसे ही स्थिति शांत हुई, उसने एक ट्रक किराए पर लिया, उसे सेंट लुइस ले गया और वहां छोड़ दिया। अंततः उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिली, लेकिन कुछ साल बाद जेल में एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। एनजी के मामले में उसने कोई भी दोष से इनकार किया और जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध जुड़े नहीं थे। जांच महीनों तक रुकी रही। पुलिस को अभी भी सुराग मिल रहे थे, हालांकि उनकी संख्या कम हो गई थी। एनजी की हत्या के वर्षों बाद जब वित्तीय पुरस्कार की पेशकश की समय सीमा समाप्त हो गई, तो जांचकर्ताओं को सार्वजनिक समर्थन में कमी का डर था। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक स्थानीय व्यवसायी ने एनजी के मामले के लिए जानकारी के लिए $2.5 लाख का इनाम दिया, जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण राशि थी। और वास्तव में जांचकर्ताओं को अधिक जानकारी मिलनी शुरू हो गई। साल 2001 तक सभी सुराग व्यर्थ साबित हो रहे थे, लेकिन स्थिति अचानक बदल गई जब एक न्यायिक संस्थान से एक अप्रत्याशित कॉल आया। कैदी कोरी फॉक्स ने दावा किया कि वह कई गायब होने की घटनाओं में शामिल था, जिसमें एंजी गुस्मान का गायब होना भी शामिल था।
जांचकर्ता तुरंत उससे विवरण जानने के लिए पहुंचे। फॉक्स ने दावा किया कि उसने और उसके साथी ने एंजी को एक परित्यक्त इमारत में फंसाया था जहां वे छिपे हुए थे। मूल रूप से अपराधियों ने फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से उन्होंने सभी निशान मिटाने का फैसला किया। उसने जो कुछ भी हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया, लेकिन उसकी कहानी में विरोधाभास थे। उदाहरण के लिए फॉक्स ने प्लास्टिक के बांधने वालों का जिक्र किया, जबकि वास्तव में धातु के बांधने वाले इस्तेमाल किए गए थे। उसके अन्य अपराधों की स्वीकारोक्ति, जो वह शारीरिक रूप से नहीं कर सकता था, ने और भी संदेह पैदा किया। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि वह खबरों से जानकारी ले रहा हो सकता है। गर्मियों में 2002 में मामला फिर से सुर्खियों में आया, जब सेंट लुइस के एक अन्य इलाके में एक युवती गायब हो गई। पहले माना गया कि वही अपराधी फिर से सक्रिय हो गया है, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह एक और अपराधी था जिसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। कई सालों बाद 2007 में जांचकर्ताओं ने एक पुराने मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। कागजात की समीक्षा करते समय उन्हें एक दिलचस्प तथ्य पता चला। खोज स्थल के पास रोजर मार्टिन की कार खड़ी थी। रोजर ने दावा किया कि वह शिकार के लिए आया था, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई उपकरण नहीं था। नई जांच टीम ने इस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया। उसकी पृष्ठभूमि की जांच के बाद यह पता चला कि रोजर ने पहले भी अवैध काम किया था। इसके अलावा रोजर कुछ साल पहले उस जगह के पास एक अप्रिय घटना में शामिल था जहां खोज की गई थी। यह जानकारी डेटाबेस में दर्ज थी, लेकिन उस समय पुलिस ने उसे गंभीरता से संदिग्ध नहीं माना था। इसे सुधारने के लिए जांचकर्ताओं ने रोजर को 9 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया। सभी प्रयासों के बावजूद वे उससे कोई कबूलनामा या उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में असफल रहे। पूछताछ के बाद उन्होंने उसके उंगलियों के निशान की तुलना पहले मिले निशानों से की, लेकिन ये मेल नहीं खाए। रोजर ने अपनी निर्दोषता पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि घटना के समय वह काम पर था, लेकिन पुलिस उसका अलिबी सत्यापित नहीं कर सकी। उसकी दोषिता के प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुपस्थिति के बावजूद जांचकर्ता इस रहस्यमय मामले में उसे संभावित संदिग्ध मानते रहे। नाचते एक लंबी अवधि जिसमें जांच रुक गई थी के बाद सेंट लुइस प्रशासन ने 2018 में एक विशेष कार्यबल का गठन किया ताकि इस कठिन मामले को फिर से उठाया जा सके। नए जांचकर्ता 1933 से इकट्ठे हुए सभी सबूतों को विस्तार से जांचने के लिए तैयार थे। तकनीकी प्रगति ने एक महत्वपूर्ण सफलता की उम्मीदें जगा दी। 3 महत्वपूर्ण सबूतों में हथकड़ी, टेप और एक कपड़े का टुकड़ा शामिल था जो एंजी के मुंह में रखा गया था। विशेषज्ञ पहले असफल रहे थे उस पर अपराधी के जीन सामग्री के निशान खोजने में। पहले की विफलताओं के बावजूद जांचकर्ताओं ने सभी सामग्रियों की आधुनिक तकनीक से पुनः जांच करने का फैसला किया। पहले उन्होंने हथकड़ी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन एक गहन जांच से पता चला कि पूरी सतह पीड़ित के खून से सनी हुई थी। इसलिए इस सबूत पर डीएनए विश्लेषण की उम्मीद जल्दी ही खत्म हो गई। फिर टीम ने टेप की ओर रुख किया, लेकिन जब उन्होंने सबूत की बॉक्स खोली तो पाया कि वर्षों में टेप पूरी तरह से घुल चुका था। अंतिम सबूत अंतर्वस्त्र था। पूरी टीम जानती थी कि यही उनकी अंतिम उम्मीद थी। अपराधी के स्पष्ट संपर्क के बावजूद एंजी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण सभी निशान मिट सकते थे। फिर भी विशेषज्ञों ने सबसे आधुनिक विश्लेषण विधियों को अपनाने और कपड़े के हर इंच की जांच करने का फैसला किया। और अचानक उन्हें एक अज्ञात उत्पत्ति का एक छोटा सा डीएनए अंश मिला जो विश्लेषण के लिए पर्याप्त था और आखिरकार इस मामले में लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता लाई। विशेषज्ञों ने पाया कि मिली डीएनए नमूना एक आदमी का था और उसे तुरंत एफबीआई डेटाबेस में डाला। अपराधी अक्सर इस डेटाबेस में नहीं मिलते, इसलिए उनकी पहचान का पता लगाने के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस बार जांचकर्ताओं की किस्मत अच्छी थी, मेल तुरंत मिल गया। वह अर्ल कॉक्स था जो 2003 में जेल गया था जब वह 58 साल का था।
पहले उसे एनजी के मामले से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन उसकी एक आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अर्ल को पहली बार 1982 में दोषी ठहराया गया था, जब वह जर्मनी में सेना में सेवा कर रहा था और एक बच्चे की देखभाल का काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कुछ लड़कियों ने अपने माता पिता को बताया कि कुछ अनचाहा हुआ था। अर्ल को 8 साल की सजा सुनाई गई और सेना से बर्खास्त कर दिया गया। उसने 3 साल जेल में बिताए और पैरोल पर रिहा हुआ, जिसके बाद वह सेंट लुइस चला गया। 4 साल बाद उसे नई शिकायतों के कारण गिरफ्तार किया गया, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोप हटा दिए गए और उसे दंडित नहीं किया गया। उसकी गिरफ्तारी ने हालांकि उसकी पैरोल शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे उसे 1 और साल जेल में बिताना पड़ा। रिहा होने के बाद अर्ल सेंट लुइस में अपने रिश्तेदारों के पास लौट आया। ऐसा माना जाता है कि 1 साल बाद वह एनजी के साथ एक घटना में शामिल हो सकता था, लेकिन विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। 2002 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। यह पता चला कि अर्ल ने अनुचित सामग्रियों के आदान प्रदान का एक नेटवर्क संगठित किया था, जिसका नाम मैं यहां नहीं ले सकता, लेकिन उसकी कहानी इससे जुड़े होने का संकेत देती है। अर्ल को 2003 में 1 महीनों की FBI ऑन ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। एक अंडरकवर एजेंट ने एक गुमनाम खाता बनाया और खुद को 14 साल की लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। अर्ल ने उसे अपनी शहर में यात्रा करने के लिए पैसे भेजे, लेकिन जब वह निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो सशस्त्र जांचकर्ताओं ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर की तलाशी के दौरान 45,000 अनुचित तस्वीरें और उसके एक समस्याग्रस्त ऑनलाइन पोर्टल में भूमिका के सबूत मिले। इन सबूतों की बदौलत उस पोर्टल की गतिविधियों में शामिल 60 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सका, जिससे यह ऑपरेशन देश के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गया। अर्ल को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा पूरी होने के बाद अदालत ने उसकी जेल अवधि बढ़ा दी, क्योंकि उसे समाज के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा गया। 2019 में उसकी DNA एक और पुराने मामले से जुड़ी, जिससे जांचकर्ताओं को उसके जेल के दरवाजे तक ले जाया गया। अर्ल ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और एक वकील की मांग की। पुलिस सबूतों की गंभीरता को समझते हुए अर्ल के वकील को एक समझौता प्रस्ताव दिया। एक कम सजा के बदले में 2 स्वीकृति, अधिकतम सजा के बजाय आजीवन कारावास। अपना मामला सफल नहीं हो पाने की संभावना को देखते हुए अर्ल ने अधिकारियों के साथ एक समझौता करने का फैसला किया। जब उन्होंने फिर से जेल में उससे मुलाकात की तो उसने घटनाओं का अपना संस्करण सुनाया। उसकी कहानी के कुछ बिंदु संदेहास्पद लग रहे थे, लेकिन पुलिस एक स्वीकारोक्ति चाहती थी। अर्ल ने बताया कि 18 नवंबर 1973 को वह अपनी मां और बहन के पड़ोस में गाड़ी चला रहा था जब उसकी कार अचानक बंद हो गई। जब उसने समस्या का कारण खोजने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक स्कूल बस से छात्र उतर रहे थे। सभी घर चले गए सिवाय एक लड़की के, जो उसके पास आई और उसके अनुसार बातचीत शुरू की। यह मानते हुए कि उसे ठंड लग रही होगी, अर्ल ने उसे अपनी कार में बैठने की पेशकश की और वह सहमत हो गई। जांचकर्ताओं ने उसकी कहानी पर संदेह किया। सबसे पहले लड़की शायद ही किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार होती, खासकर जब उसका घर कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। दूसरी बात, जांचकर्ताओं को विश्वास नहीं था कि उसकी कार खराब हुई थी। हालांकि अर्ल ने कहा कि इंजन बंद हो गया था, उसने यह भी दावा किया कि कार चालू हो गई जब लड़की उसके पास आई। शायद उसने उसे देखा और तुरंत उससे बात करने का फैसला किया। अर्ल ने उसे विभिन्न बहानों और यहां तक कि सीधे धमकियों के माध्यम से कार में बैठने के लिए मजबूर किया हो सकता है। यकीन रखो, यह परिदृश्य उसकी अपनी व्याख्याओं से अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। हालांकि जांचकर्ताओं के प्रयासों ने अर्ल को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अगस्त 2012 में उसे अदालत में पेश किया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुर्भाग्य से एनजी की मां, जो 2016 में एक बीमारी से निधन हो गई, इस क्षण को नहीं देख सकी। उसके पति रोनाल्ड ने कहा कि दोनों नुकसान के लिए अर्ल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए,
क्योंकि वह मानते हैं कि उनकी बेटी की हानि ने उनकी पत्नी की जीवन शक्ति छीन ली। जहां तक अर्ल का सवाल है, उसका मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष ने पिछले आरोपों की जांच करने का फैसला किया जिनके लिए वह सजा से बच गया था, और अपनी पिछली रिहाई की शर्तों के उल्लंघन के कारण केवल 1 साल की जेल की सजा मिली थी। पुलिस ने एक पीड़ित से संपर्क किया जो अब वयस्क थी, जिसने अर्ल के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमति व्यक्त की। इस पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति ने खुद को दोषी ठहराया और अतिरिक्त 10 साल की जेल की सजा प्राप्त की। सजा की घोषणा के बाद पीड़िता ने अदालत में कहा कि कठिनाइयों के बावजूद वह खुशी और संतोषपूर्वक जीने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि वह सलाखों के पीछे रहेगा। एक 18 साल की स्टूडेंट अपने सेमेस्टर छुट्टियों के दौरान घर गई, लेकिन जल्दी ही गायब हो गई। उसकी मां को फिर अजीब पैगामात मिले जिनसे उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। तहकीकत के नतायज ने पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया और कोई भी इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं था। एंजेलिका हडसन 9 अगस्त 1996 में एक शांत नॉर्फोल्क के इलाके में पैदा हुई। उसके पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद फैमिली में 2 छोटी बहनों का इजाफा हुआ, मगर 2005 तक उसके वालिदैन अलग हो गए और सब बेटियां मां के साथ रहने लगी। 5 साल बाद उसकी मां ने दोबारा शादी कर ली और एंजेलिका को एक और छोटी बहन मिल गई। इस तरह उसके पास 3 छोटी बहनें थीं और वो उन सब का बहुत ख्याल रखती थी। अपने शहर की स्कूल खत्म करने के बाद एंजेलिका ने फार्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो उसके घर से लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर थी। वो यूनिवर्सिटी के 2 स्पोर्ट टीम्स में एक्टिव थी और उसने अपनी पढ़ाई जल्दी मुकम्मल करने का प्लान बनाया ताकि वो 1 साल पहले ग्रेजुएशन कर सके। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो हमेशा नॉर्फोल्क वापस आने का वक्त निकालती और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारती, अपने वलीदैन और बहनों से मिलने जाती। मार्च 2015 में जब एंजेलिका 18 साल की हुई, उसने स्प्रिंग ब्रेक अपने वलीदैन के घर गुजारने का फैसला किया। कुछ दिनों तक उसने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा और घर के गर्म माहौल का लुत्फ उठाया। 2 मार्च की सुबह उसकी मां अपनी आम सुबह की रूटीन में मसरूफ थी। छोटी बेटियों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और फिर काम पर गई, एंजेलिका को घर में अकेला छोड़कर। जब उसकी मां काम से वापस आई तो एंजेलिका अचानक वहां नहीं थी। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे वो जल्दी में गई हो। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, उसकी पसंदीदा म्यूजिक स्पीकर्स में चल रही थी और उसकी पर्सनल चीजें आधी और जल्दी में बंधी हुई थी। उसकी मां को यह अजीब लगा क्योंकि वो आम तौर पर अपने प्लान्स आपस में शेयर करती थी। उस दिन एंजेलिका से एक भी मैसेज नहीं आया, जो फिक्र का सबब बना। एंजेलिका की मां ने अपनी बेटी को खुद मैसेज करने का फैसला किया ताकि उसका पता चल सके। एंजेलिका ने जवाब दिया कि वो दोस्तों के साथ है, लेकिन कोई तफसीलत नहीं बताई कि वो कहां है या कब वापस आएगी। मैसेज के दौरान उसकी मां ने देखा कि एंजेलिका के लिखने का तरीका बदल गया है। आमतौर पर एंजेलिका डिटेल और जोश के साथ लिखती थी, लेकिन इस दफा उसके जवाब मुख्तसर और गैर वज़े थे। इस बात ने मां को ज्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि एंजेलिका 18 साल की थी और उसने सोचा कि उसकी बेटी बस कुछ आजादी चाहती है। उस दिन एंजेलिका घर वापस नहीं आई और मैसेजेस का जवाब देती रही, लेकिन अपनी लोकेशन या वापस आने का टाइम नहीं बताया। 3 मार्च की शाम को एंजेलिका की मां परेशान हुई क्योंकि उसकी बेटी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। उसने लड़की के दोस्तों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसका पता नहीं कर सके और नहीं जानते थे कि वो कहां है। परेशानी बढ़ती गई और मां ने पुलिस से राब्ता किया। तहकीकत के आगाज में पुलिस ने यह माना कि शायद एंजेलिका अपनी मर्जी से गई हो, क्योंकि उसके कमरे से एक अजीब नोट मिला। उसमें लिखा था कि उसे अपने ख्यालत के साथ अकेला वक्त गुजरने की जरूरत है। ये नोट फैमिली के लिए परेशानी का सबब बना क्योंकि एंजेलिका हमेशा एनर्जी से भारी होती थी, अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी और अपने मुस्तकबिल के बड़े प्लान्स बनाती थी।
एंजेलिका ने कभी ज्यादा शिकायतें नहीं की थी अपनी जिंदगी के बारे में, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड नोट जो उसने छोड़ा बहुत से सवालत उठाता है। उसके तमाम पर्सनल आइटम्स घर पर ही थे, कपड़े, पर्स और गाड़ी। ये इस बात के खिलाफ था कि वो अपनी मर्जी से गई हो, मगर कोई सबूत नहीं थे जो कुछ और साबित कर सके। तहकीकत में मोड़ तब आया जब उसके गायब होने के कुछ दिन बाद उसका हमसाया कोडी, जो उसके घर के पास रहता था, उसके घर के करीब एंजेलिका का क्रेडिट कार्ड का एक टुकड़ा मिला। पुलिस को इसकी इत्तिला देने के बाद उससे मुखिया मुलजिम बनाया गया। तहकीकत करने वालों ने शुबा किया कि उसका एंजेलिका के गायब होने में हाथ है और उससे बड़ा घंटे तक पूछगुछ की। इस कहानी में कोडी ने मजीद कोशिश की कि वो एंजेलिका के गायब होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन पुलिस से शक के दायरे से बाहर नहीं निकालने दे रही थी और एंजेलिका के रिश्तेदार उसके मुतालिक होने पर कैल थे। तलाशी शुरू होने के कम अरसे वेस्ली हडसन, एंजेलिका के स्टेप फादर, अचानक कोडी के घर गया और वहां एंजेलिका के कपड़े मिले। उसका ये अमल कई लोगों के शाक को बढ़ाता गया जो समझते थे कि कोडी एंजेलिका के गायब होने में शामिल हो सकता है। जब एंजेलिका के दोस्त कोडी के घर आए तो उन्होंने वहां एक जैकेट देखी जो फौरन पुलिस को बुलाने का सबब बनी। कोडी ने दावा किया कि उसे नहीं पता कि जैकेट उसके घर कैसे आई, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए मजीद फिक्र का सबब बना। इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसला किया कि कोडी के दोस्तों से बात करें जो जैकेट ढूंढने वाले थे, और उनसे पता चला कि स्टेपफादर ने उन्हें टिप दिया था। एक अंदाजा था कि वो शायद उस औरत के गायब होने में शामिल है जिससे उसका तल्लुक था। बहुत से इल्जामत साबित नहीं हो सके, लेकिन वो अक्सर छोटे मोटे चोरी और गैर कानूनी चीजें रखने पर गिरफ्तार हुआ था। अपनी जिंदगी में वेस्ली कई दफा जेल गया और उसकी टोटल जेल का वक्त सलों में नपना पड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स ने कास का मटेरियल देखने के बाद यह पता लगाया कि कुछ हफ्ते पहले एंजेलिका के गायब होने से उसकी मां ने वेस्ली को मुख्तालिफ चीजों की लत की वजह से घर से निकाल दिया था। इन सब हालात ने उसे एक सीरियस सस्पेक्ट बना दिया। उसे पूछा गया कि उसने एंजेलिका को आखिरी बार कब देखा था। वो दिन के वक्त वापस आया और परेशान लग रहा था। वेस्ली ने अपनी गायबगी को अपनी घर की अलार्म सिस्टम चेक करने की जरूरत से जस्टिफाई किया, मगर पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं कर सकी। कॉलीग्स ने तस्दीक की कि वेस्ली वकाए अपने काम से निकल गया था ताकि अपनी बेटी से मिले जो उससे कुछ $100 मांग रही थी। अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें मिली। उसकी पास्ट रिकॉर्ड के वजह से उसके लिए लीगली वेपन्स रखना माना था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार वेस्ली पर इलीगल वेपन्स पोजेशन, ट्रेसपासिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस लगाए गए। इल्जाम के बावजूद वेस्ली यह दावा देता रहा कि उसका एंजेलिका के गायब होने में कोई हथ नहीं और वो उसकी तलाश जारी रखा। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने एंजेलिका के तलाश को जारी रखा। वेस्लीज गरी जब्त करके तहकीक के लिए कब्जे में ली गई थी और इसमें एक बेलचा, तापे और काले दस्ताने मिले। तहकीकती अफराद ने डाटा का तज्जिया किया ताकि एंजेलिका के गायब होने के बाद वेस्ली के रूट को समझ सकें। उसकी गरी 20 मिनट तक एक गाली में खड़ी रही। उसके बाद वेस्ली वापस काम पर चला गया। गौर से देखने पर यह पता चला कि यह एक लकड़ी का टुकड़ा था जो कुछ अहम चीज को छुपा रहा था। मुकम्मल तज्जिया के बाद उन्होंने लकड़ी के टुकड़े के नीचे जो देखा वो अनफॉर्चुनेटली गायबशुदा थी। ब्रेक टाइम 0.6 जो कुछ मिला यूज तहकीक के लिए भेजा गया और जल्द ही तहकीकती अफराद को कुछ गैर मुतवक्का डाटा मिला जो केस में एक अहम मोड़ बन गया। खून के टेस्ट ने गैर मुतवक्का तौर पर बताया कि एंजेलिका के जिस्म में मुख्तलिफ मदोन की 3 गुना ज्यादा मिकदार थी जो महफूज समझी जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इन मदोन से मुतासिर हो सकती थी। तज्जिया से यह पता चला कि एंजेलिका पहले कभी भी इन मदोन से मुतासिर नहीं हुई थी। वेस्ली के जवाबत ने तहकीकती अफराद में शाक पैदा किया।
वेस्ली ने मशवरा दिया कि किसी ने उसके गाड़ी का नेविगेशन सिस्टम निकालकर उस घर तक ले जाकर वापस लगा दिया हो सकता है। इसी वक्त पुलिस ने इस घर के रास्ते पर स्ट्रीट कैमरास की रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया। तहकीकती अफराद कई सालों तक इस केस पर काम करते रहे, मजीद सबूत तलाश करने का इरादा रखते हुए। अदालती केस का आगाज जनवरी 2022 में हुआ। तहकीक के मुताबिक उसने उसे ले गया और फिर इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की, उसे खतरनाक मदों की ओवरडोजें देकर। उन्होंने एक मर्द पर इल्जाम लगाया कि उसने वो मदे फरोख्त किए थे जो एंजेलिका की ट्रेजेडी का सबब बने। उसके डिवाइस की लोकेशन डेटा वेस्ली के फोन के मालूमात के साथ मिले गई। इससे यह मालूम होता था कि वेस्ली ने लड़की का फोन लेकर उसकी मां को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसकी बेटी ठीक है। हॉकिंग चू मुद्दा अलई के वकील उसकी बेगुनाही पर जोर देते रहे और दलील दी कि एंजेलिका अपनी डिप्रेशन की वजह से खुद ही गायब हो गई थी और वेस्ली का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने बार बार कहा कि वो इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखता और वो यकीन करता है कि यह एक जुर्म था। जूरी को फैसला सुनाने में कम अज कम 1 घंटा लगा कि वेस्ली को कसूरवार करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ब्रेक टाइम 0.66। उसने ऐलान किया कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा और थियोरेटिकली इस केस का रिव्यू होने के अच्छी चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि आप समझ सकते हैं उसकी शामिलत के कोई सीधा सबूत नहीं मिला। ब्रेक टाइम 0.6s। मसलान क्राइम सीन पर उसके बायोलॉजिकल ट्रेसेस नहीं मिले जो प्रोसिक्यूशन के लिए एक अहम दलील बन सकते थे। ब्रेक टाइम 0.66। अहम दलील ये थी कि वेस्ली की ऑफिशियल गरी क्राइम सीन के करीब देखी गई थी। ब्रेक टाइम 0.66। दूसरे पेश करदा सबूत इतने कबीले तस्लीम नहीं थे, मगर वेस्ली का मज़ीद सवालत को जन्म देता है क्योंकि 2 साल पहले वो अपनी बीवी के साथ एक स्कैंडल में मुलव्वस था जो भी शक पैदा करता है। ब्रेक टाइम 0.6 और हालन के प्रोसिक्यूशन के दलाइल मोताबर लगते हैं। काबिले तस्लीम सबूतों की कमी वेस्ली की डिफेंस टीम को मौका फराहम कर सकती है कि फैसले का रिव्यू और एक नए ट्रायल का तलब करें।